नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं ना, सच को ना छिपाया जा सकता है, ना उसको परास्त किया जा सकता है। 100 तहों के अंदर भी अगर सच को छिपा कर रखा जाए तो एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। फिर चाहे वो शीश महल का सच हो या शराब घोटाले का सच हो। इन दोनों मामलों में सीएजी की जो रिपोर्ट केजरीवाल सरकार और आतिशी मार्लेना सरकार के पास थी, उस रिपोर्ट को इसीलिए तो दबा कर रखा गया था ताकि सच बाहर ना आए, क्योंकि सच कड़वा और विस्फोटक होगा ही होगा। ये तो आम आदमी पार्टी का हर एक नेता जानता था, इसीलिए 2.5 साल से ये रिपोर्ट्स धूल खा रही थी मुख्यमंत्री के कार्यालय में। और अभी ये 14 रिपोर्ट्स हैं, जिनमें से 2 का ही खुलासा हुआ है कि उन रिपोर्ट्स में सीएजी ने क्या कहा है। शीश महल की रिपोर्ट पर पिछले हफ्ते खुलासा हुआ था, और अब शराब घोटाले में किस तरह से 2026 करोड़ का चूना दिल्ली वालों को लगाया गया है अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से, उसका खुलासा तथ्यों के साथ सीएजी ने किया है। वो सीएजी जिसकी रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल उंगली नहीं उठा सकते, सिसोदिया कुछ नहीं बोल सकते, संजय सिंह कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर ही अरविंद केजरीवाल यूपीए 2 सरकार के मंत्रियों और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आए दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये तो सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है, इसलिए जिस पर ये आरोप लगे उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल कहते थे। तो जिस सीएजी की रिपोर्ट्स पर अरविंद केजरीवाल को 10-12 साल पहले पूरा भरोसा था, अब अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकते कि उस सीएजी की ये रिपोर्ट्स झूठी हैं। और फिर संजय सिंह कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स कहां से आ गई बीजेपी के पास। कहां लिखा है कि 2026 करोड़ का घाटा हुआ है दिल्ली सरकार को नई आबकारी पॉलिसी के चलते, जो 2021 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने लागू की थी। संजय सिंह कह रहे हैं कि मनगढ़ंत बातें हैं बीजेपी की, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार वाली छवि है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ऐसा खेल खेल रही है। जब अरविंद केजरीवाल ये ट्वीट कर सकते हैं, एक्स पर पोस्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना को सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है, मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर फिर से सीबीआई के छापे होंगे और विश्वसनीय सूत्रों से उनको पता चला है, और अगर विश्वसनीय सूत्रों से अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसियों के बारे में तमाम जानकारी मिल सकती है, तो जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, क्या उस पार्टी के नेताओं को विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी नहीं मिल सकती कि सीएजी की रिपोर्ट में आबकारी पॉलिसी को लेकर क्या क्या आरोप लगे हैं केजरीवाल सरकार पर? क्या ये इतना मुश्किल काम है? जो संजय सिंह पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट कहां से आई, कहां है रिपोर्ट, लीक कैसे हो गई रिपोर्ट, ये तमाम सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये तमाम सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से क्योंकि इसी सच को वो छिपाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि विधानसभा चुनाव से पहले ये रिपोर्ट किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आए। अब समझने वाली बात यह है कि सीएजी की इस ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा कौन सा पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि आम आदमी पार्टी के हर एक नेता के तोते उड़ गए हैं। सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की इस शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। ये शराब नीति नवंबर 2021 में लागू की गई थी और इसका उद्देश्य शराब की बिक्री के माध्यम से राजस्व बढ़ाना और व्यवस्था में सुधार लाना था। हालांकि रिपोर्ट में इसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कमीशन खोरी से भरा बताया गया है। इस चक्कर में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को जेल की हवा भी खानी पड़ी है, क्योंकि शराब घोटाले से जमा किए गए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी और सीबीआई ने भी 2022 के नवंबर में इस मामले में सबसे पहले एफआईआर दर्ज की थी। अब समझने वाली बात यह है कि 2026 करोड़ का जो चूना लगा है दिल्ली के सरकारी खजाने को, इसके बारे में विस्तार से सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। सीएजी ने बताया है कि किस तरीके से कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते केजरीवाल सरकार ने 144 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क को माफ कर दिया था,
इससे राजस्व को और ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि टेंडर एग्रीमेंट में साफ तौर पर कहा गया था कि अप्रत्याशित घटना के लिए कोई प्रावधान नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट गलत तरीके से जमा करने से भी 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि ये 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ क्यों की गई? क्या सच में ये माफ की गई या इसकी आड़ में कोई दूसरा खेल खेला गया, या इस 144 करोड़ की लाइसेंस फीस को माफ करने की एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेबें भरी गईं? सवाल यह है। और जब जो एग्रीमेंट था उसमें इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं था, तो फिर केजरीवाल सरकार ने कैसे इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए कुछ शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया? अब इस कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया गया। कई ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए जो घाटे में चल रही थी या जिनके खिलाफ शिकायतें थी। नियम तोड़ने वालों को सजा देने की बजाय उन्हें छूट दी आम आदमी पार्टी सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब नीति के कई अहम फैसले बिना कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए गए। आपको याद होगा, यह सवाल बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाता है कि अगर ये आबकारी पॉलिसी खराब थी तो उपराज्यपाल ने इस पर दस्तखत कैसे कर दिए। तो कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो रहा है कि कई बड़े ऐसे फैसले थे जिन पर उपराज्यपाल को जानकारी ही नहीं दी गई, उनसे परमिशन ही नहीं ली गई, और तो और जो कैबिनेट के सदस्य थे आम आदमी पार्टी सरकार के, उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के दौरान एक्सपर्ट पैनल की सिफारिशों को भी नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से फैसले लिए गए। तो फैसले कौन ले रहा था? उस वक्त के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो आबकारी मिनिस्टर थे, वो फैसले ले रहे थे। और क्या वो अपने आप मनमाने तरीके से इतने बड़े फैसले ले सकते थे? क्या ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इन फैसलों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? अगर कैबिनेट के बाकी सदस्यों को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई मनीष सिसोदिया की तरफ से, तो किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ? मनीष सिसोदिया कभी भी अपने आप इतने बड़े फैसले नहीं ले सकते, खासतौर पर उस आम आदमी पार्टी में जिस आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो कोई कैसे मान सकता है कि मनमाने तरीके से मनीष सिसोदिया ने खुद फैसले लिए और अरविंद केजरीवाल को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है? और फिर लाइसेंस धारकों और थोक विक्रेताओं के बीच अनुचित समझौते हुए सरकार ने कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो अनुचित समझौते हुए लाइसेंस धारकों और थोक विक्रेताओं के बीच, इसमें भी तो आम आदमी पार्टी का अपना कोई फायदा रहा होगा, वरना नियम कायदों को ताक पर रखने की जरूरत क्या थी? अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, तो ये जो आबकारी पॉलिसी थी इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरती गई? क्यों कैबिनेट के सदस्यों से भी बड़े बड़े फैसले छिपाए गए और उपराज्यपाल से भी कई बड़े फैसलों पर अनुमति नहीं ली गई? यानी कि खिचड़ी पक रही थी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच, या फिर साउथ लॉबी के बीच। आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को शायद इस बारे में पता भी नहीं था। और आगे सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आबकारी नीति के तहत शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टेस्टिंग लैब और अन्य बुनियादी ढांचे की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब की दुकानों का वितरण समान रूप से नहीं किया गया, जिससे जनता को परेशानी हुई। कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस नीति से आप नेताओं को सीधा फायदा हुआ। ये जो लाइन है सीएजी रिपोर्ट में, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी नियम कायदे ताक पर रखकर समझौते हुए, उन सब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचा है। ये बात ईडी ने भी और सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट तक में रखी थी। और फिर जिन जिन नेताओं को फायदा हुआ वो कौन है? फायदा किस तरीके से हो सकता है? फायदा पैसे का ही होगा, या तो आम आदमी पार्टी के फंड में पैसा गया या इन नेताओं की जेबों में पैसा गया। जब भी ईडी ने ये कहा कि इतने करोड़ का घोटाला है, शराब घोटाला, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पैसा तो किसी के पास मिला नहीं। संजय सिंह कहते थे कि मनीष सिसोदिया के घर से तो झुंझुना मिला।
तो यहां ये याद रखिए कि अरविंद केजरीवाल पूर्व IRS अधिकारी हैं, रेवेन्यू से डील करते रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, IITian हैं। क्या उनको नहीं पता कि पैसे को ठिकाने कैसे लगाया जाता है? वो भी तो जानते हैं कि जब कभी वो फंसेंगे शराब घोटाले में तो पैसा अगर मिल गया तब तो वो बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो अगर पैसा नहीं मिलेगा, पैसे को समय रहते ठिकाने लगा दिया जाएगा तो जांच एजेंसियां ढूंढती रहेंगी, फिर वो मनी ट्रेल को खंगालती रहेंगी। इसीलिए इतने पुख्ता तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता आज भी ये कहते हैं कि पैसा तो मिला नहीं, ईडी पैसा तो तलाश नहीं पाई। तो फिर आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के? जबकि ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में दायर किए उसमें उन्होंने पूरे मनी ट्रेल को खंगाला है। कब कहां पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास ना पहुंचाकर उन जगहों पर पहुंचाया गया, उन राज्यों में पहुंचाया गया जहां पर विधानसभा चुनाव होने थे, जहां पर उस पैसे को इस्तेमाल करना था। चाहे वो गोवा विधानसभा चुनाव हो, गुजरात हो, पंजाब हो या फिर हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, ये सारी मनी ट्रेल जो है इसकी कड़ियां ईडी ने जोड़ी हैं। और उसी तरफ कैग की रिपोर्ट भी इशारा करती है कि इस आबकारी पॉलिसी से सरकारी खजाने को तो 2026 करोड़ का चूना लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीधा सीधा फायदा हुआ, उन्हें मोटी रकम मिली। यानी कि सारा पैसा जो था वो अंडर द टेबल आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास पहुंचा या आम आदमी पार्टी के खजाने में पहुंचा। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया और उनके साथी मंत्रियों ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया। ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है। जानबूझकर नियम कायदों में बदलाव किया गया, ऐसे समझौते किए गए जिससे कि सरकारी खजाने को तो चूना लगे लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेबें भरी जा सके। लाइसेंस जारी करने और शुल्क माफी जैसे फैसलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। और बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ये नई आबकारी पॉलिसी जिसे 2021 में लागू किया था आम आदमी पार्टी सरकार ने, अगर ये सच में बहुत अच्छी नीति थी तो फिर जैसे ही नवंबर 2022 में सीबीआई ने इस मामले में FIR दर्ज की तो तुरंत अरविंद केजरीवाल ने रातों रात इस पॉलिसी को विथड्रॉ क्यों किया? अच्छी थी तो चलने देते, जांच ही तो हो रही थी, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि आबकारी पॉलिसी को विथड्रॉ कर लो। और फिर पुरानी पॉलिसी जिसे एक्सपर्ट की कमेटी ने सही बताया था और ये कहा था कि उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए, उस पॉलिसी को फिर से लागू किया गया। यहीं से पता चलता है कि जो खेल अंदर खाने हुआ उसको छिपाने की भरपूर कोशिश हो रही थी। इसीलिए आम आदमी पार्टी में इस वक्त हर कोई परेशान है। सवाल ये उठ रहे हैं कि रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। सवाल तो ये उठना चाहिए कि समय रहते अरविंद केजरीवाल ने या आतिशी मार्लेना ने इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश क्यों नहीं किया? क्यों वो ये नहीं चाहते थे कि इस रिपोर्ट पर चर्चा हो? अगर वो इतने ईमानदार थे तो उनको इस रिपोर्ट को और बाकी की 13 रिपोर्ट्स को समय पर विधानसभा के अंदर पेश करना चाहिए था, लेकिन समय रहते उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब जब ये रिपोर्ट्स उपराज्यपाल के कार्यालय में पहुंच गई हैं और वहां से इनके बारे में छन छन कर जानकारी आ रही है तो सवाल उठाया जा रहा है कि रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। और फिर अरविंद केजरीवाल का एक और दर्द देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से फर्जी वोटों का डर सता रहा है। एक दिन पहले वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर आए। प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नई दिल्ली सीट से, उनके खिलाफ तमाम तरह की शिकायतें लगाकर आए। 13,000 फर्जी वोटों को वहां पर ऐड किया गया है, बहुत से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और फिर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को ला लाकर बीजेपी उनके वोट बना रही है। इस पर भी बवाल हुआ है कि वो पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बता रहे हैं। और फिर शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने फर्जी वोट बनाने का नया तरीका निकाला है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और नेता अपने घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं, इन पर तुरंत FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। ये गुहार उन्होंने चुनाव आयोग से लगाई है। आपको याद दिला दूं कि जब उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी तब भी ये कहा था कि जो प्रवेश वर्मा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं।
तब राजीव कुमार ने कहा था कि जो कुछ भी नियम कायदे हैं चुनाव आचार संहिता के, उसके तहत उनके खिलाफ जांच की जाएगी। शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के पते पर 33 नए वोट बनने की एप्लीकेशन दी गई है। अगर ये बीजेपी उम्मीदवार की मर्जी से हुआ है तो तुरंत प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जाए। अरविंद केजरीवाल दरअसल इस कदर डर गए हैं प्रवेश वर्मा से कि अब चाहते हैं कि उनकी उम्मीदवारी ही रद्द कर दी जाए। प्रवेश वर्मा के खिलाफ शुक्रवार को जो शिकायत की थी अरविंद केजरीवाल ने, उस पर तो जांच के आदेश दे दिए हैं चुनाव आयोग ने। अब इससे ज्यादा और क्या करेगा चुनाव आयोग? अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता रहे कि जो 60,000 वोट कटने का आरोप वो लगा रहे हैं वो वोटर थे किसके, और एक रात में 60,000 वोट नहीं काटे गए हैं। पिछले 5 साल में ये प्रक्रिया चली है चुनाव आयोग की, जब 60,000 फर्जी वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए गए हैं। सवाल तो यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 1,09,000 वोट हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो उसके बाद तो ना किसी का नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है, ना कोई नया नाम लिस्ट में डाला जा सकता है। तो फिर अरविंद केजरीवाल बिना सिर पैर के आरोप क्यों लगा रहे हैं? दरअसल उन्हें डर सता रहा है कि इस बार कहीं वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार ना जाएं। लेकिन कहते हैं ना, चोर मचाए शोर। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फर्जी वोटर बना रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उनकी पार्टी का तो एक सिटिंग विधायक फंस गया है। रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये मामला अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेजों से जुड़ा है, जिनमें विधायक महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर और मोहर पाई गई है। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिकों के पास से मिले दस्तावेजों की जब छानबीन की जा रही थी, तब महेंद्र गोयल का नाम सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें कई बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था। इन नागरिकों के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन्हीं में रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल का नाम है। और अब तक 500 से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे घुसपैठी भी हैं जिनको बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने इस विधायक महेंद्र गोयल को लेकर क्या सफाई पेश करेंगे। अगर उनका एक विधायक इस तरह से अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के दस्तावेज बनाने में, उनके फर्जी आधार कार्ड बनाने में, फर्जी वोटर आई कार्ड बनाने में शामिल रहा है, तो फिर तो इसका मतलब यह हुआ कि उनके बाकी के जो 62 विधायक हैं वो भी शायद इस तरह का धंधा करते रहे होंगे, इस तरह की धांधली करते रहे होंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। और अरविंद केजरीवाल शोर मचा मचाकर बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में ये विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। इसी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगी अरविंद केजरीवाल की आगे की राजनीति। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कैंपेन भी कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां भी बांट रहे हैं, सभी समुदाय के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ रोना भी रो रहे हैं कि फर्जी वोटर बहुत ज्यादा तादाद में आ गए हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर डगर आसान नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।